हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे जहां जोरावर की दहाड़ से थर्राएगा चीन, एलएसी पर नहीं है अब दुश्मन की खैर। बताएंगे भारत ने कौन सा बड़ा कदम एलएसी के लिए उठा लिया है दोस्तों, तो वहीं बताएंगे शहीद भगत सिंह चौराहा रखा जाए लाहौर के चौक का नाम, याचिका पर पाकिस्तान की कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब। बताएंगे क्या वाकई में शहीद भगत सिंह चौराहा नाम रखा जाएगा या नहीं, तो वहीं बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर जाकर ऐसा क्या कह दिया कि भड़क गए उमर अब्दुल्ला, कहने लगे परिवार पर बयानबाजी ना करे। दोस्तों वहीं स्वदेश लौटने के बाद तेलंगाना के युवक ने बताई रशिया की आप बीती, कहा बंकर बनाने का काम, रूसी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में कर दी तैनाती। बताएंगे दोस्तों भारत लौटने के बाद क्या कहा इस भारतीय ने। तो वहीं राहुल गांधी के बयान से खालिस्तानी खेमे में मच गई खलबली, पतन की ओर खालिस्तान का आंदोलन। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और लगातार भारत देश में विकास होते हुए देखना चाहते हैं और भारत को विकसित बनते हुए देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जोरावर की दहाड़ से थर्राएगा चाइना, एलएसी पर नहीं है अब दुश्मन की खैर। बता दे भारत ने चीनी सेनाओं के खिलाफ ऊंचाई वाले इलाकों में प्रभावी मुकाबला करने के लिए राजस्थान के जोधपुर में हल्के टैंक जोरावर का सफलतापूर्वक शुरुआती ऑटोमोटिव परीक्षण पूरा कर लिया है। ये टैंक विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा, बोले तो एलएसी पर लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां चीन ने हल्के टैंकों की तैनाती कर रखी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस टैंक ने असाधारण प्रदर्शन किया और रेगिस्तानी इलाकों में निर्धारित किए गए टास्क को कुशलता पूर्वक पूरा किया है। डीआरडीओ और एल&टी डिफेंस ने मिलकर 25 टन वजन के हल्के टैंक को विकसित किया है, जिन्हें मुख्य रूप से त्वरित तैनाती के लिए तैयार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारतीय सेना के अनुसार लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 350 से अधिक हल्के टैंकों की आवश्यकता है। इनमें से एल&टी डीआरडीओ 59 टैंकों का निर्माण करेगी, जबकि बाकी टैंकों का उत्पादन अन्य भारतीय कंपनियों द्वारा बोली प्रक्रिया के बाद किया जाएगा। दोस्तों ऐसे में अपने इंडियन आर्मी को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा और साथ में डीआरडीओ को धन्यवाद भी कहिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां शहीद भगत सिंह चौराहा रखा जाए लाहौर के चौक का नाम, याचिका पर पाकिस्तान की कोर्ट ने मांगा सरकार से स्टेटमेंट। बता दे पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार यानी 13 सितंबर को पंजाब सरकार को लाहौर के एक चौराहे का नाम स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद आजम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के संबंध में आदेश का अनुपालन न करने पर नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए अंतिम मौका दिया है, यानी कि लास्ट चांस दिया है। लाहौर में शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के अदालत के आदेश पर पाकिस्तान की पंजाब सरकार की ओर से अमल न किए जाने पर उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लाहौर हाईकोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्जा ने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को इस मामले पर जवाब देने का अंतिम मौका दिया। पंजाब के सहायक महाधिवक्ता साद बिन गाजी अदालत में पेश हुए और जवाब देने के लिए और समय मांगा। जज ने अपने आदेश में कहा कि पंजाब के सहायक महाधिवक्ता के अनुरोध पर पाकिस्तान पंजाब सरकार को इस मामले पर जवाब देने का आखिरी मौका दिया जाता है। तो दोस्तों ये लास्ट चांस दिया जा रहा है पाकिस्तान की पंजाब सरकार को। अगर अभी भी वो जवाब नहीं देती है तो माना यह जा रहा है कि कोर्ट शहीद भगत सिंह चौराहा नाम पर मुहर लगा सकती है। तो वहीं बता दें आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर जाकर ऐसा क्या कह दिया कि भड़क गए उमर अब्दुल्ला, कहने लगे परिवार पर बयानबाजी ना करे पीएम मोदी। दोस्तों जम्मू कश्मीर के चुनावी समर में यानी इस चुनावी मौसम में अब प्रधानमंत्री मोदी भी उतर गए हैं। उन्होंने डोडा में अपनी पहली रैली संबोधित करते हुए वंशवादी राजनीति पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है, वंशवादी राजनीति ने सुंदर क्षेत्र को बर्बाद किया है। इसके बाद अब उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पारिवारिक राजनीति के बारे में बात करने के बजाय स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब उन्हें हमारे समर्थन की आवश्यकता होती है तो हम गठबंधन के लिए अच्छे होते हैं। दोस्तों डोडा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है और उनकी सरकार ने इस सुंदर क्षेत्र को नष्ट करने वाली वंशवादी राजनीति का मुकाबला करने के लिए एक नया नेतृत्व पेश किया है। जो बात दोस्तों उमर अब्दुल्ला को बुरी लगती नजर आई है, कांटे की तरह चुभती नजर आई है, जिस पर पीएम मोदी को जवाब देने की कोशिश की उमर अब्दुल्ला ने। तो वही बता दे स्वदेश लौटने के बाद तेलंगाना के युवक ने बताई रशिया की रियलिटी बंकर बनाने का काम, रूसी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में की थी तैनाती। दोस्तों रूस की सेना में मर्जी के बगैर भर्ती किए जाने
ने और महीनों तक यूक्रेन रशिया की युद्धग्रस्त सीमा पर फंसे रहने के बाद तेलंगाना का 22 वर्षीय युवक स्वदेश लौट आया है। उसने स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। मोहम्मद सुफियान ने कहा कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं घर लौट आया हूं। वहां जारी युद्ध के भयावह दृश्य अभी भी मेरे जहन में ताजा हैं। सुफियान यूक्रेन के साथ युद्ध में रूसी सेना में सहायक कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। शुक्रवार रात वो सुरक्षित घर लौट आया है। साथ ही बंकर बनाने का उसको काम सौंपा गया था। यहाँ तक कि युद्ध के कारण उस बेचारे को नींद तक नहीं आती थी। दोस्तों, उसने कहा कि युद्ध की वजह से हमें नींद नहीं आती थी क्योंकि उसने यानी रशिया ने उसको अग्रिम मोर्चे के करीब तैनात किया था, जहां पर अटैक्स होती हैं वहां तैनात किया था। कल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे ये सोचकर नींद तक नहीं आ पा रही थी। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति होगी वहां पर भारतीयों की, जिनको जबरदस्ती रूसी सेना में किसी और कार्य बताकर ठूसा गया था। तो वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी के बयान से खालिस्तानी खेमे में मची खलबली, पतन की ओर खालिस्तान आंदोलन। दरअसल हाल ही में भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान को अमेरिका और कनाडा में स्थित खालिस्तानी उग्रवादियों द्वारा स्वीकार किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सिखों को अपने धर्म का पालन करने का अस्तित्वगत खतरा है, जिसमें पगड़ी और कड़ा जैसे धार्मिक प्रतीक शामिल है। इस बयान को अमेरिका में स्थित प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस यानी SFJ के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तान आंदोलन के समर्थन के रूप में इसे इस्तेमाल किया। हालांकि इस कथित एकता के पीछे खालिस्तान आंदोलन में गहरा विभाजन छिपा हुआ है, जहां पन्नू और SFJ गांधी के बयान को अपने लक्ष्य के लिए अवसर के रूप में देख रहे हैं। तो वहीं कई खालिस्तानी समर्थक इस बात को लेकर संदेह में है, डाउट में है। दोस्तों, उनके लिए गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के साथ जुड़ना असंभव है, खासकर 1980 के दशक में सिख समुदाय पर हुए अत्याचारों के कारण। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी थी, जिसे कई सिखों ने स्वर्ण मंदिर की बेअदबी माना और जिसका दर्द आज भी सिख समुदाय में मौजूद है। ये विभाजन खालिस्तान आंदोलन की एक बड़ी समस्या को उजागर करता है। SFJ जो सिख स्वतंत्रता का दावा करता है, राजनीतिक अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहता है। तो वहीं आपको बता दे, अजरबैजान की अब खैर नहीं। पिनाका और तोप के बाद भारत से अस्त्र खरीदना चाहता है आर्मेनिया। सुखोई को भी करेगा अपग्रेड। दरअसल अजरबैजान के साथ तनाव में टेंशन में उलझे आर्मेनिया ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक बार फिर भारत से संपर्क किया है। आर्मेनिया अपनी सेना के लिए हवा से हवा में मार करने वाली भारत निर्मित अस्त्र और दूसरी भारतीय मिसाइलों को खरीदना चाहता है। आर्मेनिया की योजना अपने लड़ाकू बेड़े में शामिल सुखोई 30 को अपग्रेड करने की है। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस बारे में बातचीत जारी है और अभी ये शुरुआती चरण में है। सूत्रों ने बताया है कि आर्मेनिया अपनी वायुसेना को अपग्रेड करना चाह रहा है और इसके लिए हथियारों के मामले में भारत से मदद मांग रहा है। दोस्तों, एक सूत्र के हवाले से द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आर्मेनिया सुखोई 30 को अपग्रेड करना चाह रहा है, लेकिन उसके सुखोई 30 भारत के सुखोई 30 से अलग है। ऐसे में भारत को यह देखना होगा कि इस मामले में क्या क्या किया जा सकता है। तो वहीं बता दे, कंगाली के कगार पर मालदीव ने भारत से लगाई आस। विरोध करने वाले मुइजू अब दौरे के लिए बेकरार। जी हां, भारत कथित तौर पर मालदीव को वित्तीय सहायता देने की तैयारी कर रहा है और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। इस बात की घोषणा मालदीव सरकार ने की है। मालदीव आर्थिक संकट और बाहरी कर्ज के चलते डिफॉल्टर होने की कगार पर खड़ा है। हालांकि मालदीव सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से भारत से सहायता का अनुरोध नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की आगामी भारत यात्रा के दौरान इस पर चर्चा होने की संभावना है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव को भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा स्वैप कार्यक्रम के तहत तुरंत $400 मिलियन मिल सकते हैं, जबकि 2019 में विस्तारित $800 मिलियन की ऋण सीमा के तहत अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण की मांग की जा सकती है। दोस्तों, बता दें, ब्लूमबर्ग ने बताया है कि भारत से लगातार मदद की गुहार लगा रहा है मालदीव का मुइजू। दोस्तों, एक वो समय था जब नए नए राष्ट्रपति बनते ही मुइजू को लग रहा था कि अब वो जो चाहेंगे वो करके दिखा सकते हैं, अब वो जो चाहेंगे भारत के खिलाफ ही एजेंडा तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके उलट होता दिखाई दे रहा है। मुइजू को नहीं पता कि भारत के बिना मतलब इस दुनिया में एग्जिस्टेंस ही नहीं करते होता है। अब ऐसे में मुइजू को धीरे धीरे अकल आती नजर आ रही है। उसको पता है कि अब भारत का असली महत्व क्या है। भारत अगर ना हो उसके साथ खड़ा तो मालदीव का अस्तित्व ही नहीं रहने वाला। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, चीन में इमाम बनने वाले मुस्लिम छात्रों को जबरन दिया जा रहा देशभक्ति सैन्य प्रशिक्षण। दोस्तों, चीन में भावी मुस्लिम इमामों को जबरन देशभक्ति सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 से 9 सितंबर तक बीजिंग के चाइना इस्लामिक थियोलॉजिकल सेमिनरी में पूरे देश के विभिन्न मुस्लिम समुदायों के इमाम बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को 1 हफ्ते का सैन्य प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक क्षमता और
और अनुशासन बढ़ाना नहीं था, बल्कि ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP द्वारा चलाए जा रहे देशभक्ति शिक्षा अभियान का हिस्सा था, जिसमें राज्य नियंत्रित धर्मों से भी हिस्सा लेने को कहा गया। इस सैन्य प्रशिक्षण सप्ताह के उद्घाटन समारोह में चाइना इस्लामिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और चाइना इस्लामिक थियोलॉजिकल सेमिनरी के कार्यकारी उपाध्यक्ष केफा ने हिस्सा लिया और भाषण दिया। वहीं बता दें, एक और जंग की आहट रशिया ने पूर्वी एशिया में भी लिया पंगा। जापान व दक्षिण कोरिया की सीमाओं में भेजे लड़ाकू विमान। दरअसल रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रशिया ने पूर्वी एशिया में एक नया तनाव पैदा कर दिया है। गुरुवार को रूस ने अपने 2 Tu-142 लड़ाकू विमानों को जापान और दक्षिण कोरिया की हवाई सीमाओं में भेजा। ये विमान जापान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में दाखिल हुए और जापान के ऊपर चक्कर लगाया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में भी प्रवेश किया। उस उकसावे का जवाब देते हुए जापान और दक्षिण कोरिया ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान भेजे, जिसके बाद रूसी विमान वापस लौट गए। रशिया ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की है जब यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन से लंबी दूरी की मिसाइलें मिलने की संभावना बढ़ रही है दोस्तों। तो वहीं बता दे, अगर मैं फिर से राष्ट्रपति बना तो लापता व्यक्तियों के केस को सुलझाने के लिए बनाऊंगा आयोग। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने किया सबसे बड़ा वादा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने शनिवार को आश्वासन दिया कि अगर वे आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से चुने गए, यानी एक बार फिर से राष्ट्रपति बने, तो उनकी सरकार लापता व्यक्तियों के मुद्दे को सुलझाने के लिए 5 साल के भीतर एक आयोग का गठन करेगी। एक अनुमान के अनुसार लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के साथ लगभग 3 दशक के युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग 20,000 लोग लापता हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं बता दें, SGPC और सिख सांसदों से अपील। पूर्व भारतीय सांसद ने कहा क्यूबेक में पगड़ी पर प्रतिबंध का उठाएं मुद्दा। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह ने शनिवार को शीर्ष सिख निकाय और कनाडा के सिख सांसदों से आग्रह किया है कि वे देश के क्यूबेक प्रांत में उच्च पदों पर आसीन लोक सेवकों के लिए पगड़ी पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाएं। भारत की संसद के पूर्व सदस्य तरलोचन सिंह ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष जत्थेदार अकाल तख्त और कनाडा के सिख सांसदों से आग्रह किया है कि वे ब्रिटेन के सांसदों के उदाहरण का अनुसरण करें, जिन्होंने सिख प्रतीकों की रक्षा के लिए पगड़ी पर प्रतिबंध के कानून में संशोधन करवाया था। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को लेकर पोप फ्रांसिस का बयान। कहा दोनों के दोनों दुष्ट हैं, जो कम दुष्ट लगे उसको ही चुने। दरअसल ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों पर अपना बयान दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासी विरोधी नीतियों और कमला हैरिस के गर्भपात अधिकारों के लिए समर्थन का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि दोनों ही उम्मीदवार जीवन के खिलाफ हैं, दोनों ही शैतान हैं। अब अमेरिका की जनता को तय करना है कि उन्हें जो भी उम्मीदवार कम दुष्ट लगे वो उसे अपने विवेक के आधार पर चुने। जी हाँ, एशिया के अपने 12 दिवसीय दौरे के बाद रोम वापस लौट रहे पोप फ्रांसिस से जब मीडिया कर्मियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि दोनों ही जीवन के खिलाफ है, दोनों ही दुष्ट हैं। एक अप्रवासियों को त्याग देता है और एक वो जो बच्चों को मारता है। दोनों ही प्रत्याशी जीवन के खिलाफ हैं। पोप ने कहा कि मैं अमेरिका का निवासी नहीं हूं और मैं वहां मतदान नहीं करूंगा, लेकिन यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रवासियों को देश में आने की इजाजत नहीं देना, उनको काम ना करने देना, उनका स्वागत ना करना या फिर गर्भपात का समर्थन करना, ये सब के सब पाप ही है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, इमरान खान की पार्टी के गिरफ्तार सांसदों के लिए नेशनल असेंबली की लॉज होंगी उप जेल। स्पीकर का सबसे बड़ा ऐलान। दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर ने यहां संसद लॉज को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सांसदों के लिए उप जेल घोषित किया। गौरतलब है कि हाल ही में इन सांसदों को आतंकवाद विरोधी अधिनियम और हाल ही में लागू किए गए शांतिपूर्ण सभा तथा सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम 2024 के तहत गिरफ्तार किया गया था। दूसरी ओर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के 10 गिरफ्तार सांसदों की रिमांड रद्द कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। तो वहीं चीन बनाम अमेरिका की लड़ाई का शिकार बन गया पाकिस्तान। इंडिया किलर शाहीन 3 परमाणु मिसाइलों को लगा बहुत बड़ा झटका। दोस्तों, भारत के आखिरी छोर तक मिसाइल दागने की सनक के लिए बैठे पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने चीन की कंपनियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं जो पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी। अमेरिका ने मिसाइल तकनीक के अप्रसार के अभियान के तहत ये कदम उठाया है। अमेरिका ने एक बयान जारी करके कहा कि वो चीनी शोध संस्थान पर प्रतिबंध लगा रहा है। इस संस्थान का आरोप है कि वो पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। तो वहीं बता दें, कोलकाता के SN बनर्जी रोड पर बड़ा ही जोरदार धमाका। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम। दोस्तों, ये खबर किसी बॉर्डर से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां बंगाल की राजधानी कोलकाता के SN बनर्जी रोड पर आज एक विस्फोट की घटना
घटना हुई है। इस धमाके में एक व्यक्ति घायल हो गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने रोड पर ट्रैफिक को रोक दिया और घटना स्थलों को सील कर दिया। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया है। पुलिस ने घटना स्थल को लेकर घेर कर सुरक्षा के लिए उपाय किए हैं। BDDS की टीम ने घटना स्थल पर मौजूद बैग और अन्य वस्तुओं की जांच की है। ट्रैफिक को फिर से बहाल किया गया है, लेकिन पुलिस अभी भी इलाके की पूरी जांच कर रही है। तो वही बता दें, कोमोरोस के राष्ट्रपति पर चाकू से हमला, संदिग्ध हमलावर की पुलिस हिरासत में मौत। दरअसल कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी पर शुक्रवार को उस समय चाकू से हमला किया गया जब वो एक धार्मिक नेता के अंतिम संस्कार में भाग लेने पहुंचे थे। इस हमले में असोमानी मामूली रूप से घायल हुए हैं। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय के बयान के मुताबिक संदिग्ध हमलावर शनिवार को हवालात में मृत पाया गया। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अजाली असोमानी मामूली रूप से घायल हुए हैं और वो अपने घर लौट आए हैं। बयान के अनुसार हमलावर को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया, फिर हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि एक दिन बाद उसे हवालात में बेहोश पाया गया और फिर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं आपको बता दें, गाजा में इजरायली सेना का बड़ा कहर, हवाई हमले में 19 की मौत, मलबे के नीचे दबी जिंदगियां। दोस्तों, हमास से जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा में कहर बरपाया है। इजराइल के इस ताजा हवाई हमले में 19 लोगों की हताहत हुई है। शुक्रवार को एक स्कूल पर हुए हमलों में कम से कम 18 संदिग्ध की मौत हो गई। मरने वालों में यूनाइटेड नेशन के 6 कर्मचारी भी शामिल है। वहीं बता दें, चीन में बुजुर्गों से काम कराएंगे जिनपिंग। 1950 के बाद पहली बार बढ़ाई रिटायरमेंट की उम्र, इस कारण मजबूर हो गया ड्रैगन। चीन ने नौकरियों में बड़ा बदलाव किया है। चीन 1950 के दशक के बाद पहली बार रिटायरमेंट की आयु धीरे धीरे बढ़ाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण बूढ़ी होती आबादी और घटता पेंशन बजट है। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने शुक्रवार को ब्लू कॉलर नौकरियां यानी कि शारीरिक श्रम में महिलाओं की रिटायरमेंट आयु 50 से बढ़ाकर 55 कर दी है। वहीं व्हाइट कॉलर नौकरियों यानी प्रोफेशनल काम में महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र 55 से 58 करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। पुरुषों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़कर 63 हो जाएगी। तो वहीं बता दें, अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ताजा सर्वे के क्या है मायने। कमला हैरिस ने पहली ही डिबेट में पलट दी पूरी की पूरी बाजी। दोस्तों, पिछली आधी सदी से अभी तक और अभी से भविष्य के कई दशकों तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का तमगा हासिल कर चुके अमेरिका के सबसे बड़े राजनीतिक पर्व शुरू हो रहा है। अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस मैदान में है। अमेरिकी चुनाव का एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रेसिडेंशियल डिबेट है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बुधवार को पहली डिबेट हुई। अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस डिबेट का आकलन करने में जुट गए हैं। बताया गया है कि इसमें हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आई है। इसके मायने क्या है बता दें, राइटर्स और इप्सोस की तरफ से किए गए सर्वे के अनुसार 53% दर्शकों को आकर्षित किया है। मजे की बात यह है कि मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन के मुकाबले हुए बहस से कहीं अधिक इस बहस की चर्चा रही। शुरुआती प्रतिक्रियाओं में कमला हैरिस को इस बहस का स्पष्ट विजेता बताया जा रहा है। रॉयटर्स और इप्सोस की तरफ से किए गए सर्वे के अनुसार 53% दर्शकों ने हैरिस के प्रदर्शन का समर्थन किया, जबकि केवल 24% ने ट्रंप का समर्थन किया। हालांकि इस बहस का मतदाताओं की पसंद पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये अभी भी अनिश्चित है। तो वहीं बता दें, क्या मालदीव को मसल देगा ड्रैगन। मोहम्मद मुइजू से हुई वो कौन सी चूक जो फैला देगी चीन का उलझाऊ जाल। दरअसल मालदीव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही कर्ज के जाल में फंसे मालदीव ने अब खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का फैसला कर लिया है। दरअसल मालदीव ने चीन से और अधिक कर्ज लेने का एक समझौता किया है। जाहिर तौर पर मालदीव के और अधिक कर्ज लेने के बाद उस पर बीजिंग का शिकंजा और अधिक बढ़ जाएगा। वर्ल्ड बैंक की माने तो मालदीव पर पहले से ही चीन का 1.3 अरब डॉलर का कर्ज है। अहम यह है कि ये मालदीव के कुल कर्ज का 20% है। चीन ने मालदीव को और अधिक वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। इस संबंध में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और मालदीव के आर्थिक विकास मंत्रालय में समझौता किया गया है। वहीं बता दें, हाथ जोड़कर मनाती दिखाई दी ममता बनर्जी। वीडियो रिकॉर्डिंग पर अड़े डॉक्टर्स तो दूसरी बार भी फेल हुई बातचीत। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों और सीएम ममता बनर्जी की बातचीत दूसरी बार विफल रही है। पिछले 33 वर्षों से हड़ताल पर बैठे डॉक्टर आज ममता से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन वो सीएम आवास के अंदर ना जा पाए। इस दौरान ममता डॉक्टर्स को हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आ रही है। डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े रहे हैं और दूसरी बार बातचीत फेल हो गई है। इसी के साथ डॉक्टर सीएम आवास से वापस लौट गए हैं। जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की, लेकिन इसके लिए सीएम तैयार नहीं हुई। डॉक्टरों से ममता बनर्जी बोलती नजर आई है कि मीटिंग नहीं करनी होती है तो लेटर क्यों लिखते हो, सारी मांगे नहीं मान सकती मैं तुम्हारी। तो वहीं आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एसएचओ हुआ गिरफ्तार। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई ने अब तक लिया बहुत बड़ा फैसला। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मेडिकल
मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के SHO अभिजीत मंडल को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले डॉक्टर संदीप घोष के वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं बता दें, कुरुक्षेत्र की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, कहा कांग्रेस राज में विकास सिर्फ एक जिले तक ही सीमित था। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में एक मेगा रैली की। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि हरियाणा में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक तय है। रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीएम नायब सैनी की तारीफ की, साथ ही कहा कि बीजेपी जो कहती है वो जरूर करती है। 2 दिन पहले हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसका लाभ हरियाणा को मिलेगा। हमने तय किया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमने कांग्रेस का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक ही जिले तक सीमित रह जाया करता था। बीजेपी ने पूरे हरियाणा को विकास की धारा से जोड़ा है। बीजेपी की सरकार से पहले हरियाणा के आधे घरों में नल कनेक्शन नहीं था, लेकिन आज यहाँ 100% घरों में नल के कनेक्शन है। आपकी कमाई बढ़े, आपके पैसे बचे, ये बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो वहीं बता दें, हिमाचल को लेकर भी बयान दिया। सुखू सरकार के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते कहा कि हिमाचल में भी कोई खुश नहीं है। तो वहीं बता दें, सीएम योगी जी का गोरखपुर में सबसे बड़ा बयान, कहा ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ है, इसे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है और ज्ञानवापी स्वयं भगवान विश्वनाथ का एक सच्चा स्वरूप है। योगी जी ने शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का योगदान नामक विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। तो वहीं दोस्तों, ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बनने के लिए बहुत